नमस्कार दोस्तों, मैं राम मोहन गौतम। आप सभी का गौतम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण के 6वां भाग लेके आए हुए हैं, जो कि वर्ण विचार का 6वां पार्ट है। तो आज हम इस वर्ण विचार में पढ़ेंगे व्यंजन को। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन को। तो वर्ण विचार में हम किसको पढ़ेंगे? व्यंजन को। तो पहले आइए देखते हैं कि व्यंजन की परिभाषा या व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा, इससे पहले हमने वर्ण विचार में स्वरों को पढ़ लिया है, पूर्ण तरह से स्वरों के भाव को पढ़ लिया है, सजातीय एवं विजातीय स्वर को पढ़ लिया है, और अयोग्य वाह को पढ़ लिया है, अनुस्वार को पढ़ लिया है, विसर्ग को पढ़ लिया है। ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन को आज। तो पहले देखते हैं व्यंजन की परिभाषा। तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली ध्वनियाँ या हवा या कहें ऊष्मा निकलने वाली ध्वनियाँ, हवा या ऊष्मा को मुखांग में जो बाधा का सामना करना पड़ता है। ठीक है। या जिस बाधा जिस बाधा का सामना करना पड़ता है अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हुए स्पर्श करते हुए इन ध्वनियों को व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। अर्थात कह रहा है कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है, क्या कह रहा है? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली ध्वनियाँ या हवा या ऊष्मा को मुखांग में जिस बाधा का सामना करना पड़ता है अर्थात मुखांग परस्पर स्पर्श करते हुए इन ध्वनियों को बाहर निकालता है। इन ध्वनियों को बाहर निकालता है। लिखिए, इन ध्वनियों को बाहर निकालता है, उसे व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? वे ध्वनियाँ जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुखांग द्वारा निकलती हैं हवाएं, उसमें किसी प्रकार हमारे मुख में स्पर्श होती है या जो है बाधा उत्पन्न होती है स्वतंत्र रूप से, यानी कहे तो वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से ना बोली जाए,
वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न किया जाए, या जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण ना हो या ना किया जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। कौन से ध्वनि कहलाते हैं? तो व्यंजन ध्वनि कहलाते हैं। अर्थात कहें तो ये व्यंजन, ठीक है, ये ध्वनियाँ स्वरों के सहायता से उच्चरित होते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। कैसे होते हैं? स्वरों की सहायता से क्या होते हैं? उच्चरित होते हैं। तो जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में देखें तो हिंदी में व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है। कितना? 33 मानी गई है, ठीक है। तो हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है, ठीक है। बात समझ में आई होगी कि हिंदी में कितने हैं? 33 है। कौन कौन से हैं? तो देखें तो का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, हा। तो ये क्या है? देखिए, 5 5 5 5, ठीक है, 5 4 और 4। तो 5 5 ये हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये हो गए, और 1 2 ये, तो 8 ये हो गए, और 25 ये हो गए। 25 8 कितने हुए? तो कुल मिला के कितने हुए? 33। तो व्यंजन की संख्या हिंदी में कितनी है? 33, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि व्यंजन की संख्या कुल कितने हैं? 33 है, ठीक है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। तो अब क्या देखते हैं हम? व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। तो क्या देखते हैं? व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या देखते हैं? व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। नंबर 1 में क्या है कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो किसके आधार पर वर्गीकरण देखते हैं हम? पहले उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है। तो देखिए, उच्चारण क्या है कि जो हमारे मुख के द्वारा ध्वनियों को बोला जाता है, तो हमारे मुखांग में कुछ ऐसे हैं, स्थान हैं, जहाँ पर जीभ है अलग अलग तरीके से क्या करती है? अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है। तो उन्हीं के आधार पर जो हम उच्चारित करते हैं ध्वनियों को, उन्हीं के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है।
तो सबसे पहले हम किस पे देखते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर। तो सबसे पहला उच्चारण स्थान हम देखें तो क्या है, तो है कंठ। कौन सा है, कंठ व्यंजन है। ठीक है, उच्चारण स्थान में सबसे पहले स्थान दिया गया है, तो किसको दिया है, कंठ व्यंजन। तो कंठ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तो आता है का, खा, गा, घा, अंगा और हा। ठीक है, ये क्या है, ये कंठ से है। ठीक है, बोल के देखिए, का, खा, गा, घा, अंगा और हा। ये 6 वर्ण हैं, जो 6 वर्ण क्या होते हैं कि हमारे कंठ से निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है जो है वो आता है तालव्य। क्या होता है, तालव्य होता है। कौन से व्यंजन, तालव्य व्यंजन। ठीक है, तालव्य व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, तो तालव्य व्यंजन में देखें तो आता है चा, छा, जा, झा, या और या और सा। क्या है, या और सा। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 क्या है, तालव्य व्यंजन है। ठीक है, ये कौन से हैं, तालव्य व्यंजन है। फिर उसके बाद आता है हमारा मूर्धन्य व्यंजन। अगला क्या है, तो अगला है मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, और मूर्धन्य व्यंजन में देखें तो आता है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और रा है और सा है। ठीक है, ये कौन से हैं, तो ये मूर्धन्य व्यंजन है। इनको आप भी बोल के देख लीजिए। तालव को बोलिए, देखिए चा, छा, जा, झा, या और सा। तो ये जो हमारे दांत ऊपर वाला है, जस्ट इसके ऊपर जो मसूड़ा है, मसूड़े के जस्ट ऊपर है, तालु में हमारी जीभ क्या करती है, स्पर्श करती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, तालव्य। मूर्धन्य को देखिए, बोलिए टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, रा, सा। ये क्या है कि ये हमारे मुख के अंदर हलचल कर देती है, इसलिए इसे मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अगला हमारा है जो है वह दंत है। क्या है, अगला हमारा क्या है, दंत है। दंत व्यंजन कौन सा है, दंत व्यंजन है। तो दंत में होता है ता, था, दा, धा, ना, सा और ला। ठीक है, क्या है, ता, था, दा, धा, ना, सा और ला। ये हमारे क्या है, दंत व्यंजन। इनको बोलने में हमारी जीभ जो है वो दांत में स्पर्श होती है। बोल के देखिए, टा, था, दा, धा, ना और सा, ला। ये हमारे क्या होते हैं, दांत जो है, जो दांत होते हैं अग्रभाग का, उसमें हमारी जीभ स्पर्श जीभ करती है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, उच्चारण स्थान के आधार पर इसे दंत व्यंजन कहा जाता है। फिर अगला जो है वो है पांचवा हमारा क्या है, ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, कौन सा व्यंजन है, ओष्ठ व्यंजन में। तो ओष्ठ व्यंजन में क्या क्या आता है, पा, फा, बा, भा, मा। ये क्या है, ये हमारा ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, तो कुल मिला के कितने हैं, ये 36 आते हैं। कितने आते हैं, 33 आते हैं। कितने आते हैं, 33। ठीक है, तो कुल कितने आते हैं, 33, 3 3। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये भी हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये भी हो गए। फिर 1 2 3 4 5, ये 5 ये हो गए। अब जोड़ लेते हैं। देखिए 6 5 7 6 13, 13 7 20 और 20 7 27 और 5 कुछ कम हो रहा है क्या, 6 7 6 13, 13 7 20
20 7 27 और 27 5 32 और एक कोई छूट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और एक कौन छूट रहा है। हाँ, तो जो हमारा छूट रहा है वो क्या है, वाह है। तो ये 5 नहीं 6 है। ठीक है, अब हो गए कितना कुल मिला के 33। ठीक है, 3 3 ये वाह। ठीक है, वाह क्या है, ओष्ठ है। बोल के देखिए, वाह 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 क्या है, ओष्ठ है। ठीक है, तो अर्थात ये देखें तो कुल कितने हो गए, 33 व्यंजन हो गए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनके कुछ और। तो देखिए, जो व्यंजन का पंचमा अक्षर है, ठीक है, ये देखिए, ये कौन सा पंचमा अक्षर, ये क्या कहलाता है। इन पंचमा अक्षर को हम क्या कहते हैं, नासिक कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारे नाक द्वारा निकलते हैं। तो कौन कौन से, अंगा, इया, ण, न और मा, ये क्या होते हैं, ये हमारे जो है नाक द्वारा निकालते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें नासिक कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, नासिक कहा जाता है। ठीक है, और एक तरह से इन्हें द्विस्थानी भी व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विस्थानी व्यंजन, द्विस्थानीय व्यंजन। अगर कभी पूछ लिया जाए कि द्विस्थानी व्यंजन कौन है, तो जो हमारे नासिक है, नासिक वर्ण है, या कहें तो नासिक व्यंजन है, जो पंचमा अक्षर है, वो क्या कहलाते हैं, द्विस्थानीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। इनका उच्चारण स्थान भी आपको मालूम पड़ गया कि ये क्या है, ये कंठ है, ये क्या है, तालु है, ये मूर्धन्य है, ये क्या है, दंत है, और ये क्या है, ओष्ठ है। ठीक है, इन पांचों का उच्चारण स्थान भी मिल गया आपको, और इनका जो है एक और नया नाम मिल गया कि द्विस्थानीय व्यंजन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका स्थान क्या है, 2 है। कौन कौन से है, 2 स्थान, एक क्या है, एक मुख है और दूसरा नाक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, द्विस्थानीय व्यंजन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये मुख और नाक दोनों के द्वारा बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें द्विस्थानीय व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं। तो अगला जो है वो है प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण। इनका क्या है, दूसरा नंबर क्या है, प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, किस पे, तो प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण। अगर प्राण तत्व के आधार पर इनका वर्गीकरण करें तो 2 प्रकार के हम इनको वर्गीकरण कर सकते हैं। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन से हैं, तो पहला जो है वो है अल्प प्राण। पहला क्या है, अल्प प्राण। ठीक है, और दूसरा क्या है, महाप्राण। दूसरा क्या है, महाप्राण। ठीक है, तो ये किसके कौन कौन से आधार पर, अल्प प्राण और महाप्राण जो है प्राण तत्व के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो परिभाषा के साथ में हम देखते हैं। तो क्या है कि जिनके उच्चारण में क्या है कि जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है, क्या कि श्वास की मात्रा कम लगती है, ठीक है, उन्हें अल्प प्राण
व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं कि जिनके उच्चारण में श्वास अर्थात जो हमारा उच्चारण कर समय ध्वनियाँ निकलती है मुख से, ठीक है, ये तो उनकी मात्रा क्या होती है, उनमें मात्रा कम लगती है। जैसे आप जानते हैं कि इन मात्राओं का केवल समय 1 सेकंड से अधिक नहीं लगता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। अल्प माने क्या होता है, छोटे, जितने छोटे समय में बोले, कम समय में बोले जाते हैं, अर्थात कहें तो कम समय जिसमें लगता है बोलने में, उसे क्या कहा जाता है, अल्प प्राण कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं, तो व्यंजन के संख्याओं में ये देखें तो ये कौन कौन से व्यंजन हैं, तो ये व्यंजन हैं पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, कौन कौन से, पहला, तीसरा, पांचवा, अर्थात देखें तो कौन है, का है, गा है और अंगा है। ठीक है, फिर क्या है, चा है, जा है और इया है। फिर क्या है, टा है, डा है, अड़ा है। फिर क्या है, ता है, दा है, ना है, पा है, बा है और माँ है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये अल्प प्राण है। क्या है कि ये अल्प प्राण है और इनके साथ में जो अंतस्थ व्यंजन है वो भी शामिल होते हैं। कौन से, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, कौन, अंतस्थ व्यंजन भी है। क्या है, या, र, ल, वा, इनको बोल के देखिए तो ये भी क्या है, बहुत कम समय लेकर बोले जाते हैं। उसके बाद फिर क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, क्या है, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार भी है। तो ये जो है कौन से व्यंजन है, अल्प, ये अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, कौन से व्यंजन है, अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी कौन कौन से अल्प प्राण है। ठीक है, और इनकी देखें संख्या, तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 31 होती है। कितनी होती है, 31 होती है। और इसमें जो है, जो हमारे स्वर हैं वो भी शामिल होते हैं। 11 स्वर हैं, जो स्वरों की संख्या कितनी, तो जो 11 स्वर हैं वो भी अल्प प्राण के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कौन आता है, जो है एक बार रिकॉल कर लेते, तो जो हमारे क्या है, ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ध्वनिया की संख्या कितनी है, तो 19 ध्वनियाँ आती हैं। ठीक है, और एक अनुस्वार आता है। कौन आता है, एक अनुस्वार आता है। ठीक है, उसके बाद फिर 11 स्वर आते हैं। ठीक है, कितने, 11 स्वर आते हैं। तो कुल कितने हो गए, 9 1 10 से 11 हो गया और ये 3 31 हो गया। तो कुल कितने आते हैं, 31 जो है, जो ध्वनिया या ध्वनि और अनुस्वार और स्वर को मिला के कुल कितने वर्ण है, तो 31 वर्ण क्या है, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो कितने, 31 वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद महाप्राण को देखते हैं, तो इसका क्या है परिभाषा, कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा, कहे तो थोड़ा मत लिखो, थोड़ा थोड़ा दिक्कत है। तो क्या है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक, ठीक है, ये लिखिए कि अधिक या ज़्यादा समय की मात्रा, समय की मात्रा, या कहें अधिक
या कहें तो 2 सेकंड का समय लगता हो, उन्हें महाप्राण, क्या उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक समय या ज़्यादा समय या उनकी मात्रा 2 सेकंड का समय लेती हो या लगता हो, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे अब इन्हीं को छोड़ दो, इनका जो छोड़े हैं वही है। तो हमने क्या क्या छोड़ा इसमें होगा दूसरा, ठीक है, और चौथा। ठीक है, कौन कौन से? दूसरा और चौथा। दूसरे में क्या है? जैसे का वर्ग में देखिए तो खा है, घा है, ठीक है, फिर छा है, झा है, उसके बाद ठा है ढा है, फिर क्या है? था है, धा है, फा है और भा है। ये क्या है? ये दूसरा और चौथा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है महाप्राण है। ठीक है, अगर हम देखें तो इनकी संख्या कुल कितनी है? तो इनकी संख्या कुल मिला लें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। ठीक है, और जो हमारे कौन है? 4 ऊष्म व्यंजन है। कौन कौन से हैं ऊष्म व्यंजन? तो सा, सा, सा और हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन भी आ जाते हैं। तो कितना हो गए? 14 हो गए। और एक हमारा जो होता है दीर्घ स्वर, सॉरी विसर्ग, क्या होता है? एक विसर्ग होता है। सॉरी क्या हुआ? एक कौन है? तो विसर्ग है। प्लस कौन कर दो? एक क्या है? वो है विसर्ग में। क्या होता है विसर्ग में? आहा जो होता है, ठीक है, वो कुल मिला के कितने हो गए? 15। ठीक है, तो कुल कितने हो गए? 15। तो जो महाप्राण की संख्या कितनी है? 15 है। क्या क्या है? देखिए 14 जो हमारे हैं वो ध्वनियाँ हैं। ठीक है, उसमें से एक क्या है? विसर्ग है। ठीक है, आहा जो विसर्ग है वो भी किस में आता है? महाप्राण में है। ठीक है, तो व्यंजन आपकी समझ में आ गया होगा कि व्यंजन के जो प्राण तत्व के आधार पर कितने हैं? 2 हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जो कम हमें उच्चारण करते समय कम ऊष्मा खर्चा लेता है या खर्चा करते हैं, या कम समय में हम उसको बोल लेते हैं, उसकी मात्रा में कम समय लगता हो, उन्हें क्या कहते हैं? तो व्यंजन। इसकी संख्या कुल कितनी है? तो इनकी संख्या 31 है, जिसमें से 19 ध्वनियाँ हैं। 19 क्या है? तो 19 हमारी क्या है? ध्वनियाँ हैं, एक अनुस्वार है और 11 स्वर है। ये कुल मिला के 31 क्या है? अल्प प्राण है। और महाप्राण इन्हें कहते हैं जो कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक समय या ज़्यादा समय उनकी मात्राओं में लगता हो, या कहे तो 2 सेकंड का समय लेता हो, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। और इनका जो है तो व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, जैसे खा, घा, छ, झ, ठ, ढ, ठीक है, थ, ध, फ, भ। ठीक है, ये इनकी संख्या कितनी है? और उस व्यंजन इनको मिला के कुल कितनी हो गई? तो इनकी संख्या कुल मिला के कितनी हो गई? 14 हो गई। और एक जो है विसर्ग है। ठीक है, एक क्या है? विसर्ग है। तो इनका अगर विसर्ग सहित लेके चलते हैं तो ध्वनिया प्लस विसर्ग मिला के 15 ये हमारे महाप्राणों की संख्या है। तो महाप्राण की संख्या 15 है और 31 अल्प प्राण की संख्या है। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं कि घोष तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो किसके आधार पर? घोष तत्व के आधार। अगला है घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण।
ठीक है, किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर। घोषत्व को आधार पर देखें तो इनके भी कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो एक है घोष, एक कौन सा है? घोष, ठीक है, या कहें तो सघोष। इसी को क्या कहते हैं? सघोष। और दूसरा क्या है? अघोष। ठीक है, किसके आधार पर? अघोष और सघोष के आधार पर। ठीक है, घोषत्व के आधार पर देखें तो इनके 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सघोष या घोष कहें या अघोष। ठीक है, तो घोष या सघोष और अघोष, ये 2 आधार पर किया गया है। तो आइए देखते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय नाद होता है। क्या होता है? नाद होता है। ठीक है, उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो जैसे कौन कौन से व्यंजन हैं? तो तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये तीसरा चौथा व्यंजन जो है वो नाद पर होता है। ठीक है, तो उच्चारण करते समय इसमें क्या होता है? नाद होता है। ठीक है, इसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है? घोष या सघोष कहा जाता है। साथ में इनके जो साथ में है वो अंतस्थ व्यंजन भी है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन भी शामिल है। ठीक है, बात समझ में आ गए? तो अंतस्थ व्यंजन और प्लस हमारा जो एक और है उस व्यंजन का हा। ठीक है, हा, ये भी शामिल है सघोष या कहे तो घोष में। कुल मिला के इन वर्णों की संख्या कितनी है? तो इन वर्णों की संख्या कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है। ठीक है, तो सघोष या घोष की संख्या अगर पूछी जाए आपसे तो सघोष या घोष की कितनी संख्या है? तो वो कितनी है? 20 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो अब इनको ले लेते हैं हम। तो तीसरा है जैसे गा हो गया, घा हो गया और अंगा हो गया। ठीक है, कौन कौन से? गा, घा, अंगा। ठीक है, फिर उसके बाद जा, छा, इया। ठीक है, फिर उसके बाद डा, ढा, अड़ा, फिर दा, धा, ना, फिर बा, भा, मा। तो ये क्या है? ये जो है हमारे स्पर्श व्यंजन से हो गए। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन में क्या है? या, रा, ला, वा, 4 ये हो गए। ठीक है, और ये क्या हो गया? हा हो गया। तो गिन लेते हैं। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 4, 19, 1, 20। तो कुल कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, तो कुल कितने वर्ण हैं? 20 वर्ण हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों। अब उसके बाद देखते हैं किसको? अघोष को। तो जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों, किसको? स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, में क्या होती है? कंपन होती है। उन्हें
अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, या अघोष वर्ण कहें या व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? अघोष वर्ण कहें या व्यंजन कहें। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है? तो इसमें जो है एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारे जो व्यंजन हैं, ठीक है, व्यंजन कौन कौन से हैं? तो पहला हो गया और दूसरा हो गया। ठीक है, और क्या है? और जो हमारा उस व्यंजन के एक को छोड़ दीजिए, वो हा उसी में है। हा किस में आता है? सघोष में। तो कौन कौन से बचा? सा हो गया, सा हो गया और सा हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो कौन कौन से हो गए? पहला दूसरा हो गया व्यंजन के, और उस व्यंजन का हो गया सा हो गया। ठीक है, ये इतने हो गए। अब इनको देख लेते हैं कौन कितने हैं। तो क्या है? तो का है, खा है, ठीक है, चा है, छा है, फिर उसके बाद क्या है? टा है, ठा है, ता है, था है, पा है, फा है। ठीक है, तो दो दो ये दो ये दो ये दो ये। ठीक है, एक दो, दो दूना चार, दूना आठ, दूना दो दूना चार, दो छः, दो आठ, दो 10 हो गए। ठीक है, ये कितने हो गए? इनकी संख्या 10 हो गई, और 3 ये हो गए। ठीक है, तो 10 3 कुल मिला के कितना हो गए? 13। ठीक है, तो अगर देखें तो इसकी संख्या कितनी है? 20 है। सघोष की संख्या 20 है, और इसकी कितनी है? 13 है। तो 13 20 कितने हो गए? 33। ठीक है, कुल कितने हो गए? 33। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कौन कौन से हैं, सघोष और अघोष। ठीक है, इस सघोष क्या होता है कि जिनका उच्चारण करते समय नाद होता है, उन्हें सघोष या घोष व्यंजन या वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे तीसरा, चौथा और पांचवा प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा मिला के कुल 20 वर्ण हैं, जो किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष के अंतर्गत आते हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? गा है, घा है, अंगा है, जा है, झा है, या है, और डा है, ढा है, अड़ा है, दा है, धा है, ना है, और बा है, भा है, मा है। फिर या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन और प्लस उस व्यंजन का हा, ये मिला के कुल कितने हैं? 20 हैं। फिर उसके बाद अघोष में क्या होते हैं? तो अघोष में जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियाओं, यानी जो हमारे अंदर की स्वर तंत्रियाएं हैं, उसमें क्या होती है? कंपन होती है। ठीक, क्या होती है? कंपन होती हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? अघोष वर्ण कहा जाता है। तो व्यंजन में क्या है? पहला और दूसरा वर्ण है, और बाकी क्या है? उस व्यंजन 3 है। तो कुल मिला के कितना हो गए? 13 हो गए। तो 20 और 13 कुल मिला के कितने हैं? 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। तो आई होप आप लोग को व्यंजन समझ में आ गया होगा, और व्यंजन का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम अगली वीडियो नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। अभी इसका और भी डीपली सो हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके और भी भाग हैं या वर्गीकरण है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह वर्ण विचार के व्यंजन का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट पर अवश्य बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, ना कमेंट करते, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं आपका छोटा भाई इतनी मेहनत एवं लगन से आपके बीच में प्रस्तुत होता हूं लेकर क्लास। तो आप लोग प्लीज़ कुछ ना कुछ रिप्लाई दीजिए, ताकि हमारे भी हौसले और आगे बढ़ें कुछ करने के। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। गौतम स्टडी पर यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।